Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Channel name is RC Classes. So my dear students, हम लोग अपने रेगुलर लेक्चर्स में स्टडी कर रहे हैं सुपर सेलेक्टेड 30 कॉन्सेप्ट्स. कुछ ऐसे 30 कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के, बेसिकली टर्म 2 के, जिसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे फोकस किया जा रहा है जिन पर क्वेश्चंस की पूरी श्योरिटी रहती है. ऐसे कॉन्सेप्ट जिन्हें रूटीन में हम एग्जाम्स में जरूर देखते हैं. ठीक है जी. तो लेक्चर 1 और 2 आप तक आ चुका है. 5 कॉन्सेप्ट अब तक हम स्टडी कर चुके हैं. कोई भी ऐसे स्टूडेंट जो इस वीडियो से अब कनेक्ट होंगे, कॉन्सेप्ट 6 से प्रोसीड कर रहे हो, प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लेना. 1 और 2 लेक्चर्स में आपको काफी चीजें बेस्ट मिलेंगी विद स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस. कॉन्सेप्ट नंबर 6 से अब हम आगे बढ़ेंगे. यहां मैं एक कॉन्सेप्ट लिखता हूं. ये कॉन्सेप्ट क्या है? इन्हें हम बोलते हैं जी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाम से क्लियर है, यहां थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है. इसके लॉज की हमें बात करनी है. टोटल कितनी वैरायटी के लॉज हैं? देयर आर मेनली 3 लॉज, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. लो जी, लिमिटेशन और लिमिटेशन भी है इनकी. मोस्टली बच्चे इनको अलग अलग जगह पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं. स्टिल क्योंकि फर्स्ट की लिमिटेशन सेकंड ने कवर की, सेकंड लॉ की लिमिटेशन थर्ड ने कवर अप की, तो बच्चे इसी में उलझ के रह जाते हैं कि भाई किस लॉ ने क्या कहा. बेसिकली हम एक साथ कंपेयर करेंगे तो चीजें आसान हो सकती है. चेक करते हैं. मैंने कहा मोटी मोटी बात क्या है कि जो फर्स्ट लॉ है ना थर्मोडायनेमिक्स का, ये पूरी तरह से क्या है? एनर्जी रिलेटेड है. या इसका कीवर्ड मैं आपको याद करा रहा हूं, एनर्जी. आइडिया मिल जाएगा कि यस, एनर्जी की कहानी हम स्टडी कर रहे हैं. सेकंड लॉ की हमने बात की, इसका पूरा फोकस स्पॉन्टेनिटी से है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से है. थर्ड लॉ की हम बात करें, इसका कीवर्ड है एंट्रोपी, यानी ये पूरी तरह एंट्रोपी ओरिएंटेड डिस्क्रिप्शन देगा. हर वर्ड का स्पेसिफिक मीनिंग है. एनर्जी तो उम्मीद है बताने की जरूरत नहीं है ना. एनर्जी पूरे यूनिवर्स की कांस्टेंट है. इट विल बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? जस्ट लाइक योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. वी कैन से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बस कुछ उसी तरह से है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. या मैं वर्डिंग लिख रहा हूं प्रॉपरली क्योंकि यहां वर्डिंग मैटर करेगी. कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ energy of the whole universe remains constant. यहां एनर्जी पूरे यूनिवर्स की क्या है? कांस्टेंट है. हम कह सकते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दिस इज योर फर्स्ट लॉ, राइट? अब क्या है इसकी लिमिटेशन? कह रहे नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट, no information about what? that is spontaneity. इसने स्पॉन्टेनिटी का प्रॉपर आइडिया नहीं दिया. ये स्पॉन्टेनिटी होता क्या? स्पॉन्टेनियस वर्ड क्या है? बहुत सारे ऐसे टेक्निकल टर्म्स बच्चों को परेशान करती है. मीनिंग ही नहीं क्लियर. कैसे लॉज पढ़ेंगे, कैसे उन पर आने वाले क्वेश्चंस को समझेंगे? स्पॉन्टेनियस का मीनिंग होता है जी विच रिक्वायर इनिशिएशन. जिसे शुरुआत करने की जरूरत पड़े उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस का एक और मीनिंग फिजिबल, एक और मीनिंग पॉसिबल. अगर कोई ऐसी रिएक्शन की हम बात करें विच रिएक्शन इज पॉसिबल, अगर कोई रिएक्शन जो है पूरी तरह पॉसिबल है, मतलब वो फिजिबल है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है. अरे जिसे एक बार स्पार्क दी हमने, फ्यूल की तरह स्पार्क दी और वो चलता रहा, कंटिन्यूसली चलेगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बात समझे? कोल की बर्निंग हमने स्टार्ट की, थोड़ी एनर्जी दी और फिर वो लगातार कंबशन करता चला जाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. समझ में आया? तो नो इंफॉर्मेशन about the spontaneity was given by the first law of thermodynamics. First law पूरी तरह energy oriented है, but no idea was given about the spontaneity using this first law, right? Second law की ओर आगे बढ़ते हैं. अब पहले की कमी आई तो दूसरा आया. पहला ही परफेक्ट होता, सब कुछ फर्स्ट लॉ ही बता देता, तो क्या जरूरत थी सेकंड और थर्ड लॉ की? अब आया जी सेकंड लॉ. सेकंड लॉ में कह रहे हैं all the spontaneous processes are, all the spontaneous processes are thermodynamically
इररिवर्सिबल। जितने भी क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल है। इसका क्या मतलब है? थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बेस्ड है। अब बच्चे बोले थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है? अरे जिसमें एनर्जी एक्सचेंज होगी, जहां एनर्जी का बदलाव होगा उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। गर्म चाय ठंडी हो रही है, ठंडी कोल्ड ड्रिंक गर्म हो रही है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ही तो है। हमारी बॉडी रनिंग करते जा रहे हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप है, पसीना आ रहा है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, एसी वाले एनवायरमेंट में जाके बैठे मस्त, तो धीरे धीरे एनर्जी बदली, हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी एडजस्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो व्हाट योर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो मैंने बोला जी यहां पर जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस, मैंने फ्यूल की बात की, फ्यूल को हमने स्पार्क दिया, स्टार्ट किया, उसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी शुरू की, वो स्पॉन्टेनियस है, क्या वो थर्मोडायनेमिकली इररिवर्सिबल है? बोले तो क्या उस एनर्जी से वापस फ्यूल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, तभी तो बोल रहे हैं इररिवर्सिबल। बात समझ में आ गई? यस, उम्मीद करते हैं छोटे छोटे वर्ड, टेक्निकल वर्ड्स को मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से लिंक कर रहा हूं तो चीजें आसान होनी शुरू हुई। लिमिटेशन क्या है? सेकंड लॉ की क्या कमी है? सेकंड लॉ ने ट्राई किया एंट्रोपी के बारे में बताने की। क्या? कि एंट्रोपी ऑफ द होल यूनिवर्स इंक्रीजेज कंटिन्यूसली। जो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, अरे एंट्रोपी होता क्या है? लॉ समझना तो बात की बात है, पहले एंट्रोपी तो समझ में आ जाए। एंट्रोपी का मीनिंग होता है जी रैंडमनेस, फ्री मूवमेंट, डिसऑर्डरनेस। जब जब पार्टिकल में फ्री मूवमेंट होगी दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंट्रोपी। आइस से लिक्विड बना, एंट्रोपी इंक्रीज हुई, रैंडमनेस इंक्रीज हुई। लिक्विड से गैस बना तो और ज्यादा एंट्रोपी इंक्रीज हुई। क्या समझे? मैंने बोला रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस किसी मतलब जहां पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसी होगी? बढ़ती चली जाएगी। ये किसने बोला? ये बोला सेकंड लॉ ने ट्राई किया, सेकंड लॉ की कमी निकल आई, क्योंकि थर्ड लॉ ने बोला भाई ऐसे थोड़ी है कि पूरे यूनिवर्स में डिस्टर्बेंस बढ़ रही है, पूरे यूनिवर्स में एंट्रोपी, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ता चले जा रहा है। गलत। एक स्पेसिफिक कंडीशन है, वो कौन सी? वो है जी क्रिस्टलिन सॉलिड्स की। क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स, एंट्रोपी ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होगी एट फिक्स्ड लोएस्ट टेम्परेचर। किसी फिक्स टेम्परेचर पर, टेम्परेचर अगर ना बढ़ाएं तो क्रिस्टलिन सॉलिड की एंट्रोपी नहीं बढ़ेगी, नहीं इंक्रीज होगी। सेकंड लॉ ने कहा कि पूरे यूनिवर्स में हर चीज में एंट्रोपी बढ़ रही है, हर चीज में डिस्टर्बेंस, रैंडमनेस और बात समझे डिसऑर्डरनेस बढ़ रहा है। ये गलत पॉइंट प्रूव किया। थर्ड लॉ ने कहा नहीं नहीं, क्रिस्टलिन सॉलिड जो है ना उसकी एंट्रोपी जो है वो फिक्स्ड है, अगर टेम्परेचर ना बढ़ाए तो एक कंडीशन है। अब बच्चों के माइंड में एक और सवाल, यार क्रिस्टलिन वर्ड क्या होता है? क्रिस्टलिन का मतलब होता है जहां एक के बाद एक पार्टिकल परफेक्टली जुड़े, जहां किसी मेटल की रॉड में एक के साथ एक पार्टिकल अच्छे से अटैच है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलिन। गैप होगा तो एमॉर्फस, लेकिन परफेक्टली सेटल्ड है तो क्रिस्टलिन। कुछ समझ में आया? तो किसी मेटल की रॉड की मैंने बात की, मेटल की रॉड है राइट, इस मेटल की रॉड का हमने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा। बात समझे? टेम्परेचर फिक्स है तो रैंडमनेस बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगा। यही बात प्रूव की किसने? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। अब जरा क्विक ओवरव्यू इस कॉन्सेप्ट में क्या कुछ था। एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है, बेशक 1 मार्क के लिए है, लेकिन श्योरिटी तो 1 नंबर की भी बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी पूरे यूनिवर्स की कांस्टेंट है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी स्पॉन्टेनिटी की फर्स्ट लॉ ने। सेकंड लॉ आया, जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है। जिसको हम बात करें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, एनर्जी का बदलाव होगा, वो स्पॉन्टेनियस है, शुरू करो चलता रहेगा लेकिन बैक नहीं आएगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इरिवर्सिबल है। लिमिटेशन, सेकंड लॉ ने ट्राई किया कि एंट्रोपी बढ़ रही है पूरे यूनिवर्स की, जबकि ये गलत प्रूव किया। थर्ड लॉ ने कहा एंट्रोपी क्रिस्टलिन सॉलिड की फिक्स टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, ये बदलेगी नहीं। रैंडमनेस जो है वो क्रिस्टलिन सॉलिड में परफेक्टली सेटल रहने वाली है। क्या यहां तक की बात समझ में आई? चलिए, उम्मीद करते हैं ये लॉज पूरी तरह क्लियर होंगे। साथ साथ फीडबैक दे दो, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बोला था, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप पहले समझना चाहें तो वो भी डिस्कस किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 7,
अलग अलग चैप्टर से हम चीजों को लेकर के चल रहे हैं, राइट। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अभी के लिए हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के साथ साथ हम स्टडी कर रहे हैं फिटिग रिएक्शन, फर्दर आया वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन है, कहने को ये तीन रिएक्शन है, तीन नेम रिएक्शन है, बिकॉज साइंटिस्ट नेम्स आर इन्वॉल्व इन दीज रिएक्शंस। स्टिल इन सभी में एक ही कॉमन लॉजिक है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड रेक्सोना। बोलो ये क्या है? रेक्सोना। तो सोप हुआ करता था, डीओ हुआ करता था, आजकल तो नहीं आ रहा। क्या यूज करते हो? नहीं, वैसे लॉजिक बना दिया, रेक्सोना कंपनी है, ठीक है। आर एक्स ना, ये सब क्या है? आर कार्बन की चेन, मैंने इसमें जनरल रिएक्शन फिर से लिखी आर एक्स, और ना यानी सोडियम, मैं यहां की बजाय इधर लिख देता हूं, ठीक है। आर एक्स और ना, इसी तरह आर एक्स और ये ना क्या है? सोडियम, ये भी 2 टाइम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये है वुड्स रिएक्शन, आर एक्स और ना, आर एक्स और ना, यहां तक सब ठीक है। तो करेंगे क्या? 2Na और 2x, डबल ऑफ NaX, R के साथ R कनेक्टेड, R के साथ R बॉन्डेड, दिस इज कॉल्ड व्हाट? वुड्स रिएक्शन। क्या फंडा इस रिएक्शन का? इसका पर्पस भी तो होगा कोई, ये रिएक्शन पढ़ते क्यों है यार? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट हेलो एल्केन्स into alkanes with even number of carbon atom। even number of carbon atoms इसमें इन्वॉल्व होंगे। बात को समझो, हेलो एल्केन को बदल रहे हैं हम एल्केन में। ये हेलो एल्केन क्या होता है? यहां हेलो हाई वाला हेलो नहीं है, दिस इज हेलोजन वाला हेलो, HALO, हेलो एल्केन, क्योंकि हेलाइड पार्ट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, व्हाटएवर, इसकी जगह यूज हो पा रहा है। आर क्या है? कार्बन की चेन। मैंने एग्जांपल लिया 1 कार्बन, X की जगह Cl, डबल ऑफ Na, फिर कार्बन, फिर Cl, अब तक सब ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर CH3, नाउ CH3, तो 2Na विद 2Cl, डबल ऑफ NaCl और CH3 के साथ CH3। समझ में आ रहा है? पहले वुड्स रिएक्शन में कमांड ले आते हैं, फिर फिटिग और वुड्स फिटिग भी देखेंगे। अब तक हमें मालूम चला कि हमने कार्बन की जगह, दिस इज व्हाट योर एल्काइल पार्ट, एल्काइल इज व्हाट योर चेन ऑफ कार्बन एटम्स, आइदर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, कितनी भी हो सकती है यहां कार्बन। या मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, वी हैव 1 कार्बन ओनली विद दिस X पार्ट विच इज हेलोजन, दैट इज Cl विद 2Na, इसी तरह Cl, CH3, 2Na और 2Cl, डबल ऑफ NaCl रिलीज, CH3 के साथ CH3 कनेक्ट हुआ, इट बिकम्स व्हाट? इथेन। पहले क्या है? क्लोरो, 1 कार्बन मिथेन एंड कन्वर्टेड इनटू इथेन, दैट बिकम्स इथेन। तो ओपन चेन से ओपन चेन ही बन रही है, फर्क क्या है? 1 कार्बन से 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन से 4 हो जाएगा, 3 कार्बन से 6 हो जाएगा, हर बारी 2 का 4 हो रहा है, 3 का 6 हो रहा है, 5 का 10 हो रहा है। तुम ये बात ऑब्जर्व करो, इससे जो भी एल्केन बन रहा है प्रोडक्ट में, दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दैट वी मस्ट नीड ऑड नंबर ऑल्सो, विच इज द लिमिटेशन ऑफ वुड्स। इस वुड से हम ऑड नंबर ऑफ एल्केन नहीं ले सकते। ऐसा एल्केन बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगा वुड्स रिएक्शन से जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन आए, 5, 7 नहीं आ पा रहा। 1 से स्टार्ट करोगे तो डबल होगा, 2 हो जाएगा, इवन बन गया। 2 से स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली 4 बना, इवन नंबर ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई फंडा इसका कि 1 कार्बन से 5 कार्बन ले आए, 2 कार्बन से 3 बना ले। ये लिमिटेशन है वुड्स की। तो ओनली लिमिटेशन भी एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना। इसकी कमी को दूर किया कोरे हाउस रिएक्शन ने। ये क्या होता है? मैंने बोला उससे हम हर तरह का एल्केन प्रोड्यूस कर सकते हैं। वुड्स की कमी को पूरा किया, वुड्स की लिमिटेशन पे काम किया कोरे हाउस ने। अब तक ठीक है जी। और के एग्जांपल, अब मैंने 1 कार्बन की जगह 2 कार्बन लिखा, क्लोरो की जगह ब्रोमो लिखा, डबल ऑफ Na है, फिर से 2 कार्बन, यहां ब्रोमो पुट कर दिया, डन। हमने देखा CH3 CH2, फिर से लिखा CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन वी हैव व्हाट? ड्राई ईथर। क्या करेंगे? 2Na 2Br, डबल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड,
नाउ वी हैव 2 कार्बन्स एंड 2 कार्बन्स, टोटल हो गया 4 कार्बन। सीधा सीधा 4 कार्बन हमने पुट कर दिया, यहां से बोला CH3 CH2 CH2 और ये CH3, इट बिकम्स व्हाट, N ब्यूटेन। यहां से हो गया ब्रोमो इथेन, ये है ब्रोमो इथेन, ब्रोमो इथ समझ गया, 2 कार्बन। प्रोडक्ट में क्या आएगा, 4 कार्बन। बच्चे 11th क्लास के स्टूडेंट खास तौर पे ना टेट्रावैलेंसी में उलझ जाते हैं, उनको मालूम नहीं चलता कि यार इसमें CH2 लिखना है कि CH3 लिखना है। तो मैं बच्चों को बोला कि सबसे आसान फंडा क्या है, रिएक्टेंट देख लो कितने कार्बन का, 2 का, प्रोडक्ट आ जाएगा 1 2 3 4 कार्बन। बस एक एक कार्बन पे टेट्रावैलेंसी चेक करो, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड रिमेनिंग 3, एक कार्बन 2 बॉन्ड तो रिमेनिंग 2H, इसी तरह 2H, इसी तरह 3H करते जाएंगे, ऐसा करके तुम्हारा N ब्यूटेन बन गया। अब कई बच्चों का सवाल कि ये N ब्यूटेन क्या है, ये N क्या है, N बोले तो नॉर्मल चेन ऑफ ब्यूटेन, जिसमें क्या होगा कि जो कार्बन की चेन है वो लीनियर है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। अब तक वुड्स रिएक्शन डन है। देखो जी, वुड्स के बाद अब हम बात करते हैं फिटिग रिएक्शन की। दिस इज कॉल्ड फिटिग रिएक्शन। फिटिग में भी लॉजिक वही है रेक्सोना का, RXONA। फिर फर्क क्या है, बिल्कुल सेम तो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, नहीं सेम तो नहीं हो सकती। फर्क बस इतना सा कि फिटिग रिएक्शन जो है ना वो एरीन से रिलेटेड है। एरीन बोले तो क्लोज चेन से रिलेटेड है, यानी अब इसमें क्लोज चेन के नाम पर क्या यूज होगा, बेंजीन यूज होगा। यहां बेंजीन, X की जगह क्लोरो या ब्रोमो, डबल ऑफ Na, फिर से बेंजीन रिंग, यहां क्लोरो या फिर ब्रोमो। अलग भी हो सकता है, जरूर नहीं यहां हेलोजन पार्ट सेम हो, अलग भी पॉसिबल है, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Na+ और Br नेगेटिव, रिमूवल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ये तो 2 टाइम्स हो गया। लो जी, डबल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, फर्दर यहां बना देता हूं, एक रिंग से दूसरी रिंग अटैच होगी, एक क्लोज चेन से दूसरी क्लोज चेन, इट बिकम्स व्हाट, डाई फिनाइल। शुरुआत में क्या है, ब्रोमो बेंजीन, तो ब्रोमो बेंजीन से कन्वर्जन हो गई डाई फिनाइल से, हो गया ब्रोमो बेंजीन से डाई फिनाइल बन गया। एनी कंफ्यूजन टू एनीवन? उम्मीद करते हैं चीजें एकदम क्लियर है। फीडबैक जरूरी है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहो यार, स्पेशल एफर्ट लग रहा है तुम लोगों के लिए। नहीं, उम्मीद करते हैं बेनिफिट हो रहा होगा वीडियोस से, काफी लोग देख रहे हैं वीडियोस को, अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। वीडियोस में साथ बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है, टीचर को तो मोटिवेशन मिलता है ना, पढ़ाने को तो दुनिया पढ़ा रही है, लाखों करोड़ों वीडियो सबको मिलती है, स्टिल किसी वीडियो में कुछ खास होता है, डिलीवरेंस, इट्स ऑल अबाउट टू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स। बात समझ रहे हो, केमिस्ट्री दुनिया बढ़ा रही है, लेकिन एक होता है क्रैमिंग कि नहीं समझना रट्टा मार लिया, यहां क्रैमिंग का कोई फंडा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है पूरी तरह, इस बात को तुम आजमा लो। अब इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन है या अलग है तो बच्चे कर पाएंगे अगर ध्यान से कॉन्सेप्ट समझा है तो। समझ में आए? यहां पर जो मैंने R' बोला, दिस इज व्हाट योर एराइल ग्रुप। एराइल मतलब क्या होता है, एरीन वाला पार्ट, बोले तो क्लोज चेन वाला पार्ट, दिस इज योर फिटिग रिएक्शन। माइंड इट, इट्स नॉट फिटिंग, फिटिंग नहीं है बच्चे, फिटिंग बोलते हैं, यह है फिटिग रिएक्शन। ओके, तो डाई फिनाइल इसको हम कह सकते हैं। अब आगे वुड्स हो गया, फिटिग हो गया, नाउ वी शुड टॉक अबाउट व्हाट, वुड्स फिटिग रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रिएक्शन, वुड्स एंड फिटिग। करना वही है रेक्सोना, यहां से with double of sodium in the presence of what, dry ether again. Okay, further we will get double of NaX, removal of sodium halide, and now R with R'। अब तुम समझो ये सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अरे सेम मतलब क्या, अगर यहां दोनों सेम है तो फिर तो हो गया वुड्स रिएक्शन, यहां ओपन चेन, यहां ओपन चेन, वुड्स रिएक्शन, यहां क्लोज चेन, यहां क्लोज चेन, तो फिटिग रिएक्शन। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वुड्स एज वेल एज फिटिग। इसका मतलब एक तरफ ओपन चेन और एक तरफ क्लोज चेन। लो जी, समझ में आ गया, क्लोरो या ब्रोमो हम इस तरीके से कर सकते हैं, राइट, विद द ड्राई ईथर होगा क्या, Na विद Cl, NaCl का रिमूवल, Na विद Br, सोडियम ब्रोमाइड का रिमूवल, एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज व्हाट, इट इज CH3 विद रिंग, दैट इज कॉल्ड टॉलिन। टॉलिन बोलो या फिर इसको हम मिथाइल
बेंजीन बोल सकते हैं, ये हो गया मिथाइल बेंजीन। शुरुआत किससे हुई? क्लोरोमीथेन प्लस ब्रोमो बेंजीन हो गई, राइट। अभी तक की कहानी समझ में आ गई, ये तो कॉन्सेप्ट की बात है। फिर हमेशा की तरह एक कॉमन सवाल कि सर स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा। आजकल बच्चे सबसे पहले पूछते हैं कि सर हमसे क्वेश्चन क्या राइज होगा। सिलेबस करते रहो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहो, फाइनली एग्जाम में कुछ और ही आ रहा है, वहां पटाखा बोल जाता है। तो उस चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए मैं अभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं। चाहे हम डेली लाइव लेक्चर्स में मैं कह रहा हूं ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे 2 कॉन्सेप्ट पढ़ो, चाहे 3 कॉन्सेप्ट पढ़ो, बट जो पढ़ो वह ऐसा होना चाहिए सेफ एंड सिक्योर। बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले रहे तुम लोगों का, बच्चे ऑलरेडी आजकल बहुत बिजी है। पढ़ने में ही बोल रहा हूं मैं भी, ऑब्वियसली पढ़ने, मैं नहीं कह रहा कि वीडियो गेम में बहुत बिजी हो तुम लोग, पढ़ने में बहुत बिजी हो। स्टिल अगर लाइव सेशन के लिए अवेलेबल हो ही गए हो तो फिर क्यों ना थोड़ी देर पढ़ लें। और थोड़ी देर बोल रहा हूं इसका मतलब क्या, प्रीशियस टाइम होना चाहिए, क्वालिटी टाइम की भाई हाँ इतनी टाइम के लिए हमने जुड़ना है, पेन कॉपी अरेंज करके रखनी है, साथ साथ रिटन प्रैक्टिस करनी है और जी डन। हमें पता होना चाहिए यस डेली जो है क्लासेस अब लाइव हो रही हैं, आपको टाइम दिया गया है, राइट। लगभग 7:15 के अराउंड जो है मैं लाइव आ रहा हूं, ओके। रूटीन में मिल रहे हैं आपको, हर दिन आपको कॉन्सेप्ट्स कराए जा रहे हैं, ओके। चलिए बच्चे कह रहे नहीं सर ऐसे नहीं, थोड़ा लेट, थोड़ा और टाइम बढ़ा दो, कोई बात नहीं और बढ़ा देंगे, हमारे रिस्पॉन्स के ऊपर है, राइट। अगर स्टूडेंट्स को मजा आ रहा है, स्टूडेंट्स को फीडबैक जबरदस्त आ रहा है, फिर कोई झंझट नहीं है। बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। अगर बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो हमारी मेहनत भी थोड़ी सफल होती नजर आती है, राइट। चलिए क्वेश्चन की अब आगे बात करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस लाइक वी हैव CH3 विद CH3, एरो के ऊपर लिखा है Cl2 विद HNu A, फाइनली यू हैव सोडियम विद ड्राई ईथर and B part is there. Another part we have benzene with Br2, क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन दिया हुआ है, ये रिएक्शन होगी डार्क की प्रेजेंस में, ये लाइट की प्रेजेंस में नहीं होगी, डार्क की प्रेजेंस में A, और फर्दर क्या लिखा है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई था। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो है ना, ये भी क्या है हमारा हाफ रिएक्शन का पार्ट है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स लाइक A एंड B। अगर शुरुआत में हमें दिया गया इथेन, तो क्लोरिनेशन करने पर H+ और Cl नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड व्हाट, HCl। तो प्रोडक्ट इज व्हाट, CH3 CH2 Cl। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ गया क्लोरो इथेन, एक H एक Cl, HCl गया, क्लोरो यहां जुड़ गया, दिस इज कॉल्ड क्लोरो इथेन विद सोडियम, डन। 2Na 2Cl, डबल ऑफ NaCl, यहां 2 कार्बन है तो 2 से क्या हो जाएगा 4 कार्बन। समझो इस रिएक्शन में 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले रिएक्शन हम करें Cl2 के साथ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लोरिनेशन रिएक्शन। ब्रोमीन से रिएक्ट होगा तो ब्रोमिनेशन बोल देंगे, एक H एक Cl। बच्चों का यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अभी दोनों तरफ Cl जब वो क्यों नहीं ऐड हुआ। भैया वो सिर्फ तब होगा जब जब एल्कीन्स की बात होगी, बोले तो जब डबल बॉन्ड आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अगर हम क्लोरिनेशन करते हैं तो दोनों साइड एक एक Cl ऐड हो जाता है। अभी तो एल्केन वाला पार्ट है, एक H एक Cl, रिमूवल ऑफ HCl और बन गया जी क्लोरो इथेन विद सोडियम, 2Na 2Cl, डबल ऑफ NaCl, 2 कार्बन से सीधा सीधा क्या हो गया 4 कार्बन, यहां से CH3 CH2 और ये हो गया CH3, दिस इज कॉल्ड N ब्यूटेन। उम्मीद करते हैं पहली रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई हो गए A और B। फर्दर बढ़ते हैं, बेंजीन का जब किया ब्रोमिनेशन, बेंजीन के किसी एक कॉर्नर से, हर तरफ देखा जाए तो कार्बन के साथ एक एक H प्रेजेंट है। यहाँ कर बच्चों का क्वेश्चन अराइज होता है जनरली कि सर बेंजीन के किसी भी कॉर्नर से किसी भी हाइड्रोजन से जो है लॉस होना पॉसिबल है, यस, क्योंकि कोई साइड तो फिक्स नहीं है, एक H एक Br, रिमूवल ऑफ HBr, यहां से आ गया जी ब्रोमोबेंजीन, रिएक्शन करेंगे सोडियम से, तो 2Na और 2Br, डबल ऑफ NaBr, और एक रिंग के साथ दूसरा रिंग जब कनेक्ट होगा एंड द प्रोडक्ट मस्ट बी व्हाट, डाइफिनाइल। हाँ जी, तो शुरुआत किससे हुई थी, बेंजीन से, और फाइनल प्रोडक्ट क्या आ रहा है तुम्हारा, डाइफिनाइल। यहां तक की कहानी तो सब ठीक है। तो अनदर स्टाइल ऑफ क्वेश्चन कर अगर हम आगे बढ़े तो हमें क्वेश्चन यूं भी मिलता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू टॉलिन, टॉलिन होता है मिथाइल बेंजीन। अगर ऐसी कन्वर्जन मिलती है तो क्या करें, बेंजीन को कन्वर्ट करना है, क्यों ना इसको हम पहले क्लोरिनेशन करा दे डार्क की प्रेजेंस में, तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, क्लोरोबेंजीन, और इसी की रिएक्शन कर दो CH3 Cl के साथ,
इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, योर वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ये हो जाएगा वुड्स-फिटिक, वुड्स क्योंकि ओपन चेन है, फिटिक क्योंकि क्लोज चेन है, तो 2Na और 2Cl करके लॉस हो जाएगा, और रिंग के बाद क्या आएगा, इट विल प्रोड्यूस CH3। बेंजीन क्लोरिनेशन डन, CH3Cl सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में 2Na 2Cl का लॉस और CH3 बेंजीन का, ये वुड्स फिटिक हो गई ना। उम्मीद है समझ में आ रही है। क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोमीथेन, तो वुड्स फिटिक क्योंकि ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, तो क्या हम उम्मीद करें कि स्टाइल ऑफ क्वेश्चन समझ में आया। कभी आइडेंटिफिकेशन, कभी कन्वर्जन, हाफ रिएक्शन, व्हाटएवर, अलग अलग स्टाइल के क्वेश्चंस है, वुड्स रिएक्शन के, फिटिक रिएक्शन के, व्हाटएवर। तो अभी तक बताओ जी, ये कॉन्सेप्ट में बात बन रही है, कुछ समझ में आ रही है, चीजें फ्लो बन रहा है, कॉन्सेप्ट में चेन बन रही है, रूटीन में लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन जो मिल रहा है आपको, सब्सक्राइब आप कर रहे हैं हमारे चैनल को, नहीं कर रहे हैं, कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लियर हो रहे होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल तक भी वीडियोस को जरूर शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करें और हम और नई नई तरह की वीडियोस जो आप तक लाएं। तो एक और कॉन्सेप्ट अभी के लिए हम पढ़ना चाहेंगे। चलिए एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, राइट। देखो रोज के 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट्स पर भी अगर आप काम करते हो, साथ में बढ़िया रिटन प्रैक्टिस करते हो, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही कॉन्फिडेंस जो है आप लोग अचीव कर लेंगे इसमें, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 8 देखो जी। कॉन्सेप्ट नंबर 8 में हम बात करते हैं एक और वर्ड दैट इज मोस्ट कॉमन, विच इज कॉल्ड एनॉमलस बिहेवियर। पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट्स में, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, अरे पूरी इनऑर्गेनिक में ये वर्ड बहुत कॉमन है। क्वेश्चन अराइज होते हैं, कभी किसी ग्रुप से जुड़कर, कभी किसी ग्रुप का पार्ट है। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है? एनॉमलस का मीनिंग है जी यूनिक बिहेवियर। यूनिक बिहेवियर क्या कह रहे? घर में जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा है ना लाड प्यार वाला होता है ना ऐसा, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। सबसे छोटा, उतना खोटा नहीं कहूंगा, डोंट वरी, तुम भी छोटे हो सकते हो। पॉइंट ये था कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना पूरे ग्रुप में से, पूरी फैमिली का जो सबसे छोटा वाला मेंबर है, उसकी प्रॉपर्टीज बाकी सबसे बिल्कुल यूनिक है। दिस इज कॉल्ड यूनिक बिहेवियर, और यू कैन से एनॉमलस बिहेवियर ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप। बात समझे? मैंने बोला अपर मोस्ट एलिमेंट, यहां से स्टार्ट करते हैं। अपर मोस्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप shows unique behavior as compared to the elements of same group। जिस ग्रुप का वो सबसे अपर मोस्ट एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है एक ग्रुप में, उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह यूनिक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बात की यहां पर एक एग्जांपल की, लाइक हम पी ब्लॉक में से उठा लेते हैं एक एलिमेंट, राइट, कोई भी हो सकता है। मैंने फ्लोरीन की बात की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एटी बोले तो एस्टेटाइन, कहीं को नहीं मालूम होता एटी क्या है, दिस इज कॉल्ड एस्टेटाइन। तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, धीरे धीरे एटॉमिक साइज जो बढ़ता चला जा रहा है। तो फ्लोरीन जो है, चलो एटी तो अभी अंडर डिस्कवरी मान लो, फ्लोरीन जो है बाकी सबसे अलग बिहेवियर दिखा रहा है। अब बच्चे पूछते हैं सर क्या ऐसा बोरोन में भी होता है? बोले तो ग्रुप 13 में भी होता है। जो 11th क्लास का पी ब्लॉक है उसमें दो ही तो ग्रुप है, ग्रुप 13 और ग्रुप 14। बात समझ रहे? बाकी के ग्रुप्स कब पढ़ेंगे? 15, 16, 17, 18, चार ग्रुप जो है वो हम 12th क्लास में स्टडी करते हैं, राइट। हाँ, कॉम्पिटिटिव की बात करें तो उसमें सभी इंक्लूडेड है, वो तो पूरे ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा, बट स्टिल जो वर्ड का मीनिंग है वो तो सेम ही रहने वाला है। तो मैंने बोला जी एनॉमलस में सबसे खास प्रॉपर्टी क्या है? कौन सी वो प्रॉपर्टीज है जो यूनिक है? सबसे बड़ी बात, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। ऐसा एलिमेंट बाकी सब मेंबर के कंपैरेटिवली सबसे छोटे साइज का होगा, और ये हर ग्रुप में होगा, चाहे वो ग्रुप 13 हो, 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 नहीं, 18 की तो स्टडी नहीं हो रही, नॉर्मल गैसेस है ना, इनर्ट है ना वो गैसेस, तो नॉन रिएक्टिव बिहेवियर दिखा रही है। तो मैंने बोला जी स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। अब जितने छोटे हैं उतने अट्रैक्टिव है। बोले तो क्या? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये शो करेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने बोला ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब विच हैज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जहां जो एलिमेंट है उसके पास अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है
नेबर एलिमेंट के टच में आएगा उसको अट्रैक्ट करेगा। छोटा साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए भी अच्छी है क्योंकि जब जितना छोटा एलिमेंट है न्यूक्लियस के पास में तो वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा। छोटा एटम, छोटा साइज, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटॉमिक साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जा रही, कम हो जा रही। तो एटम का साइज बड़ा होते रहने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो है गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। बात समझे? मैं बच्चों को बोलता कि जब तक छोटे थे तब तक बढ़िया थे, तब तक तो पड़ोसी भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं शरारती होते चले जाते हैं और फिर वहां अट्रैक्शन कम होती चली जाती है। बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां डिक्रीज हो रही है। एक्चुअल में तो सारा खेल प्रोटॉन का है, एक्चुअल में तो सारा खेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन का है। छोटे एटम में अट्रैक्शन ज्यादा, बड़े एटम में अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी। ये बात तो समझ में आ गई। और छोटे एटम में हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी होती है। अब टेक्निकल वर्ड्स हैं, इनकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है। एंथैल्पी का मतलब होता है जी एनर्जी, और आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी। छोटे एटम में न्यूक्लियस के पास में इलेक्ट्रॉन, जितना न्यूक्लियस के नजदीक होगा उतनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब किसी को घर के अंदर से निकालना है पीटने के लिए तो भैया दम ज्यादा चाहिए, उसकी मम्मी को तो फेस करना पड़ेगा, झाड़ू लेके पीछे पीछे आएगी ना। बात समझे? कह रहे अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में अपने घर में है, न्यूक्लियस बोले तो हाउस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेरेंट्स, इलेक्ट्रॉन वो बंदा जिसको बाहर निकालना है। तो बात समझो, छोटा एटम है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत टफ है, एनर्जी हाई लगेगी। तो पॉइंट ये था जी, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी प्रोवाइडेड फॉर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। और छोटे एटम में ऐसे एनर्जी ज्यादा इसलिए चाहिए क्योंकि न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है और लॉस करवाना, ऐसे इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट है ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रीजन समझे? न्यूक्लियस का चार्ज इफेक्टिव है, न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अट्रैक्ट किया जा रहा है। सबसे खास बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट हैज एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। खाली डी ऑर्बिटल की क्या है? एब्सेंस है। छोटे एटम में वेकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तभी तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना पा रहे। छोटे एटम ज्यादा बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे, स्मॉल एटम्स के साथ लिंकिंग नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि उसमें एब्सेंस है वेकेंट डी ऑर्बिटल की। इस बात की क्लैरिटी करते हैं, वेकेंट डी ऑर्बिटल ही क्यों बोलते हैं, कोई और ऑर्बिटल क्यों नहीं बोलते? जब हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो यहीं पर ही बोरोन का और एल्यूमिनियम का, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है और एल्यूमिनियम का 13। हमने बात की यहां पर कॉन्फ़िगरेशन की 1s2, 2s2 और 2p1। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में होने चाहिए 8 बट हैं कितने? अभी तो 3 है, और जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आने चाहिए पी में, डी का तो कोई रोल नहीं है। बात समझे? हमने देखा 5 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2, अगर शॉर्टकट देखें तो 2,3 ही तो हुआ, राइट? डी ऑर्बिटल अभी तक अवेलेबल नहीं है। एल्यूमिनियम में देखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। उसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0 और 3d0। हमने देखा यहां तक के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में होने कितने चाहिए? 18, बट फिलहाल कितने हैं? 2 और 1 3। अब तक समझ में आया? 2 + 8 10 और होने कितने चाहिए? 18। यानी अभी जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो पी में आएंगे, एस में आएंगे, डी में भी आएंगे। डी देखो यहां पर खाली ऑर्बिटल अवेलेबल है ना। इससे होता क्या है कि जो बोरोन के बाद वाले एलिमेंट है या कार्बन के बाद वाले उसके ग्रुप के मेंबर है या कोई भी एनॉमलस बिहेवियर दिखाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो अपर मोस्ट एलिमेंट है, उनके बाद वाले जो एलिमेंट्स होंगे ना वो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उनकी वैलेंसी ज्यादा होगी, वो मैक्सिमम वैलेंसी शो कर सकते हैं। अंडरस्टूड है? जब जगह ज्यादा अवेलेबल है तो आने दो, लिंकिंग होने दो। कह रहे हैं ऑनलाइन क्लास की कोई लिमिट थोड़ी है, चाहे कितने भी बच्चे एक टाइम पे अटेंड कर ले, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार लिंकिंग हो जा रही है, कोई लिमिट थोड़ी है। जगह अवेलेबल है तो आओ और बॉन्डिंग करो, आओ और लिंकिंग करो। इसी तरह यहां पर है कि स्पेस अवेलेबल है तो लिंकिंग पॉसिबल है। तो जो छोटे एटम है जो एनॉमलस बिहेवियर दिखा रहे हैं उनमें ये वाली खास बात है कि भाई एक तो सबसे छोटा साइज, अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। अब ऐसी कंडीशन में कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस कम हो गए। दूसरा, जगह भी यहां क्या है? एब्सेंस है, एब्सेंस है वेकेंट डी ऑर्बिटल की, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। इसी तरह एनॉमलस बिहेवियर में अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक की, ग्रुप 1 की, लिथियम से रिलेटेड, कह रहे लिथियम सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, बाकी की प्रॉपर्टी अलग है, स्मॉलेस्ट साइज तो है, लेकिन क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट में हम ये पॉइंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, वो तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो वहां कहानी थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ा सा यूनिक बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पॉइंट जरूर। ये तो जनरल पॉइंट हो गए, ये तो जनरल पॉइंट है, ना कुछ मालूम हो ये लिख सकते हो। अदरवाइज भी कोई स्पेसिफिक एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज यूनिक भी हो सकती है जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स की नहीं होती है।
बात समझे। अभी के लिए मान के चलते हैं नॉर्मल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जी छोटा एलिमेंट है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको ज्यादा चाहिए। किसी वर्ड में कोई कंफ्यूजन हो, कुछ रिपीट करना हो तो पूछ सकते हैं, चैट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। रेगुलरली कमेंट्स को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। जैसे कि कल के लेक्चर के लाइव लेक्चर में एक बच्चे ने कोई कैनिजारो वर्ड यूज किया था कि सर कैनिजारो वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म फिर से बता देना। तो बेटा वो जो कॉन्सेप्ट है दैट इज इन क्लास 12th बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ये जो सेशन है क्लास 11th के चल रहे हैं बेसिकली। अभी का टारगेट जो है 11th के स्टूडेंट्स की टर्म 2 की प्रेपरेशन कराना है इन वीडियोज में। कुछ स्टूडेंट्स की और डिमांड आई कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी स्पेसिफिक चैप्टर की एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करवा दो। यस वो भी पॉसिबल है, हम एक एक क्वेश्चन को लेकर के भी आ सकते हैं, लेकिन इन सेशन से अलग किसी और टाइम पर हम आपको जो है डिक्लेयर कर देंगे कि ये टाइमिंग एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का है, उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन ये जो सेशन है ये एज यूजुअल चलते रहेंगे, इससे बच्चों को काफी फायदा मिल रहा है। इसके अलावा जो डिमांड्स आ रही है उन पर भी डेफिनेटली काम होगा। चलिए खैर अभी के लिए उम्मीद करते हैं हमारा लेक्चर जो है बच्चों के लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा। अपना जो है फीडबैक कमेंट ऑप्शन के थ्रू जरूर दें। वीडियोस को लाइक शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।